अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे गले में बहुत शदीद दर्द है, खांसी है और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। दुआ करेंगे अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, हमारे सब्सक्राइबर्स को सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। आज की ये जो कहानी है, ये कहानी दानिश खान साहब की कहानी है और ये बताते हैं कि ये उस वक्त की कहानी है जब 2001-2002 में हम लोग अपनी फैमिली के हमरा मिडिल ईस्ट यानी कि यूएई में सेटल हुए थे। बेसिकली मेरे अब्बू ने वहाँ पे कोई अच्छा बिजनेस या जॉब शुरू की थी और ये जो एरिया था जहाँ पे इनका बिजनेस या जॉब मौजूद थी, ये बेसिकली एक बॉर्डर एरिया था जो कि रेगिस्तान के ऊपर मुश्तमिल था। अगर आप आज की बात करें तो आज तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, काफ़ी प्रोजेक्ट यहाँ पे बनते चले जा रहे हैं। लेकिन जिस दौर में हम लोग यहाँ पे सेटल हुए थे, उस दौर में यहाँ पे कोई इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं थी और जो हमारा प्रोजेक्ट था यानी जिस अपार्टमेंट में, जिस बिल्डिंग में हम लोग रहा करते थे, ये सबसे आखिर में मौजूद थी। और अगर आप 8 फ्लोर से या 9 फ्लोर से बाहर की तरफ नज़र डालें तो तहद्दे निगाह सहरा ही सहरा दिखाई देता था। हमारे अब्बू क्योंकि सुबह सुबह यानी 9-10 बजे अपने काम के लिए रवाना हो जाते तो घर पे मेरी अम्मी और हम 2-3 बहन भाई मौजूद हुआ करते। उस दौर में जो हमारी उम्र थी वो इतनी उम्र नहीं थी, यानी 10 या 11 साल के बराबर थी। लेकिन हाँ, शऊर आ चुका था और हमें सारी चीज़ें एग्जैक्टली पता थीं और कोई भी ऐसी बात, ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको हम देखने के बाद भुला सकें। अक्सर ऐसा होता कि जो शाम का टाइम था यानी असर की नमाज से मगरिब की नमाज का जो टाइम था, उस टाइम में हम लोग नीचे यानी बिल्डिंग के बाहर जो हिस्सा मौजूद था वहाँ पे खेलने के लिए जमा हो जाते और हमारे साथ साथ जो भी इक्का दुक्का बच्चे थे वो भी वहाँ पे खेलने के लिए आ जाया करते। वैसे आमतौर पे जो पेरेंट्स थे उनकी कोशिश हुआ करती थी कि जैसे ही मगरिब हो या मगरिब से कुछ देर पहले ही सब बच्चों को घर के अंदर बुला लिया जाए। एक तो ये रेगिस्तानी एरिया था, फिर मगरिब होने के बाद मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूब जाया करता था। लिहाजा घर वाले या जो पेरेंट्स थे वो यही चाहते थे कि बच्चे मगरिब होने से पहले पहले अपने अपने घरों में वापस पहुंच जाएं। तो वैसे ही एक शाम थी, आहिस्ता आहिस्ता करके इन जो भी बच्चे थे सब बच्चों ने मगरिब होने से पहले अपने अपने घरों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। मेरे बहन भाई भी ऊपर जा चुके थे और मैं सबसे आखिर में नीचे से ऊपर जाने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं किस वजह से वहाँ पे रुका हुआ था। शायद मैं वहाँ पे खड़ा हुआ बाहर की तरफ देख रहा था और बाहर जहाँ पे सहरा ही सहरा मौजूद था, मुझे कुछ अजीब सी रोशनी सी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोशनी है जो मुसलसल मुझे कभी एक तरफ से, कभी दूसरी तरफ से और कभी तीसरी तरफ से दिखाई दिया करती है। खैर इसी दौरानी में देखते ही देखते ना सिर्फ मगरिब हुई, मगरिब होने के बाद बाकायदा अंधेरा होना शुरू हो गया। अब जब अंधेरा होना शुरू हुआ तो मुझे ख्याल आया कि बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे भी ऊपर जाना चाहिए। यकीनन मेरी अम्मी मेरा ऊपर आने का इंतज़ार कर रही होंगी। ये सोचने के बाद जब मैंने उस तरफ से यानी जहाँ पे मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी किसी और तरफ या सीढ़ियों की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा हो, यानी कोई ना कोई मेरे पीछे उस तरफ मौजूद था जो कि गेट के बाहर वाला हिस्सा था और वहाँ से खड़े होके कोई बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहा था। देखने में या सुनने में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये कोई फीमेल है या फिर औरत की आवाज़ है और ये जो आवाज़ है ये इस कदर जानी पहचानी आवाज़ है कि इसका इनकार करना या इसको सुनने के बाद ना रुकना किसी भी तौर पे ठीक नहीं था। खैर इसी दौरानी में जब मैंने मुड़ने के बाद पीछे की तरफ देखा तो पीछे देखने पे मुझे ऐसा लगा एक औरत दरवाजे के बाहर की तरफ खड़ी हुई है।
क्योंकि ये जो दरवाज़ा था ये सी थ्रू गेट था, यानी इस तरह की ग्रिल्स थी जिनके ज़रिए आप बाहर की तरफ देख सकते थे। वो औरत कुछ अजीब से हुलिये में थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बहुत बुरा हुलिया है। वो बहुत ज़्यादा गंदी संदी है। उसके कपड़े, उसके बाल बेहद गंदे दिखाई दे रहे थे। वो कुछ अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए शैतानी अंदाज में मेरी तरफ देख के मेरा नाम लेके मुझे पुकार रही थी। ना ही मैं इस औरत को जानता था, ना ही इसकी मैंने इससे पहले कभी आवाज़ सुनी थी। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर लग रहा था ये जो आवाज़ है बड़ी जानी पहचानी आवाज़ है, और हो ना हो किसी न किसी से इसकी आवाज़ ज़रूर मिल रही है। ये जो भी औरत थी, बहरहाल ये हाथों के इशारों से मुझे न सिर्फ आवाज़ दे रही थी, बल्कि ये चाहती थी मैं वहाँ पे रुकूं, बल्कि रुकने के बाद पलट के उस औरत की तरफ बढ़ता चला जाऊं। और शायद अगले ही लम्हे अगर मैं वहाँ पे मज़ीद कुछ रुकता तो मैं मुड़ के शायद उसकी तरफ चला भी जाता। खैर, इसी दौरानी में जबकि मैं एक शशोपंच के अंदर मुब्तला था, मुझे मेरे कानों में मेरी अम्मी की सीढ़ियों की तरफ से आवाज़ सुनाई दी। मेरी अम्मी शदीद गुस्से के आलम में थीं और मुझे बहुत गुस्से के साथ पुकार रही थीं कि जैसे वो चाहती हैं कि मैं फ़ौरन ऊपर चला जाऊं। आप यकीन करें कि मैंने जब उस तरफ देखा तो मेरी अम्मी सीढ़ियों के सामने खड़ी हुई थी और मुझे गुस्से से देख रही थी और कह रही थी कि फ़ौरन ऊपर चलो। अब मैंने चलते चलते जब पलट के वापस उस गेट की तरफ देखा तो वो औरत वहाँ पे वैसे ही मौजूद थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब उसकी जो आंखें थीं, ऐसा लग रहा था उसकी आंखों से लाल शोले या अंगारे न सिर्फ चमकते हुए बाहर निकल रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था एक अजीब सी लाल सी रोशनी है जो उसकी आंखों में मुझे दूर तक दिखाई दे रही है। अब उसका जो असली रूप था, यानी कि उसका खौफनाक चेहरा मेरे सामने मौजूद था। उसकी खौफनाक आंखें मुझे दिखाई दे रही थीं और अब उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट मुझे अपने सामने महसूस हो रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अम्मी की आवाज़ सुनने के बाद ना सिर्फ उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया, बल्कि मेरी अम्मी ने भी शायद उस औरत को या अजीब खलकत मखलूक को अपनी आंखों से देख लिया था। उन्होंने भी ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और आप यकीन करें कि जैसे जैसे मेरी अम्मी आयतल कुर्सी पढ़ रही थी, वैसे वैसे मैं भागता हुआ अम्मी के साथ सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जा रहा था। अम्मी मुझे कह रही थी कि पलट के हरगिज़ नहीं देखना। खैर, जब मैं सीढ़ियाँ वगैरह क्रॉस करने के बाद अम्मी के साथ ऊपर, यानी अपने फ्लैट या अपार्टमेंट के बाहर पहुँचा, तो मुझे एकदम से गुनूदगी सी महसूस होने लगी। और ऐसे हुआ कि मैं देखते ही देखते न सिर्फ बेहोश हुआ, बल्कि अम्मी बताती है कि मुझे 6 या 7 घंटे के बाद होश आया, और जब मुझे होश आया तो मुझे शदीद बुखार चढ़ा हुआ था। खैर, मेरी अम्मी ने मुझ पे काफ़ी दिन तक दम दुरूद किया और मुझे मुकम्मल तौर पे सख्ती के साथ मना कर दिया गया था कि किसी भी तौर मगरिब से पहले या मगरिब के टाइम मुझे नीचे या बाहर नहीं जाना है और ना ही झांकना है। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये उस दौर की बात है जब हम लोग अब से तकरीबन 56-57 साल पहले कालागढ़ के अंदर रहा करते थे। ये जो इलाका था, ये जो गांव था, आप कह सकते हैं कि इसके अतराफ में खेती खेत मौजूद थे, और उन खेतों से निकल के यानी तकरीबन 4 किलोमीटर के बाद एक बहुत ही पुरानी हवेली हुआ करती थी। अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में भी ये जो हवेली थी, कहा जाता था कि सालों से बल्कि सदियों से खाली है, और 200-300 साल पहले यहाँ पे शायद मुग़ल ख़ानदान के जो भी लोग थे वो रहा करते थे। अब इसके खाली होने के पीछे क्या वजूहात थी कि इन वजूहात की बिना पे इसको खाली छोड़ दिया गया था, और ऐसा क्या हुआ था कि जिसके बाद से यह हवेली खाली थी। ये बहुत सारे सवालात थे जो मुझ समेत गांव के जितने भी लोग थे उनके पास मौजूद थे। लोगों ने अपने तौर पे बहुत सारे जवाबात तैयार कर रखे थे। कुछ लोग कहा करते थे कि मुग़ल जब जा रहे थे उस वक्त यहाँ पे 2-3 औरतों का मर्डर किया गया था।
कुछ लोग कहा करते थे कि यहाँ पे गए वक्तों से बहुत बुरे असरात मौजूद हैं, इसी वजह से इस हवेली को खाली कर दिया गया था। जबकि कुछ लोगों का यह मानना था कि उस दौर में भी, यानी जिस दौर की ये कहानी है, वहाँ पे एक चुड़ैल रहा करती है। कहने को बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ उस हवेली से मंसूब थीं, लेकिन अगर आप हकीकत की बात करें तो सारे के सारे इस हकीकत से लाइल्म थे। अब क्योंकि जो हमारा गांव था वो इतना बड़ा गांव नहीं था, तो शुरू से ही जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी कोशिश थी कि लोगों के काम आ सकूं। अगर कोई मुझे काम कहता, किसी भी काम से बुलाया जाता, तो मैं कभी भी मना नहीं किया करता था। और अगर आप मेरी अपनी जॉब की बात करें तो मेरे पास एक हाथ गाड़ी मौजूद थी। उस गाड़ी के जरिए लोगों के सामान को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये मेरा मशगला था। इस मशगले के ज़रिए मैं ना सिर्फ पैसे कमाया करता था, बल्कि सच्ची बात यह है कि लोगों की खिदमत करके, लोगों की मदद करके मुझे दिली सुकून महसूस होता था। अब जो गाड़ी मैं चलाता था, आमतौर पे मेरी कोशिश होती थी कि सुबह यानी कि 9-10 बजे तक अपनी गाड़ी को निकाल लूँ और रात के तकरीबन 6-7 बजे तक, यानी कि जब मगरिब हो जाती है, तब तक अपनी इस गाड़ी को चलाऊँ। लेकिन जैसे ही मगरिब हो जाती तो उसके बाद से मैं गांव से बाहर निकलने से परहेज़ किया करता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे गांव के अंदर एक करमू चाचा थे। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे तकरीबन दोपहर के 3-3:30 बजे कुछ सामान दिया और उन्होंने कहा कि यह सामान तुम दूसरे गांव में पहुंचा के आ जाओ। मुझे पता था कि जब मैं यहाँ से इस सामान को लेके दूसरे गांव में जाऊंगा तो वापस आते आते रात के तकरीबन 9-10 बजे का टाइम हो जाएगा। और इतनी रात में इन खेतों से, ख़ास तौर पे उस हवेली के पास से गुजरना ख़तरे से खाली नहीं था। लेकिन बहरहाल उन्होंने इसरार किया। उन्होंने मुझे इसके अवज़ कुछ मज़ीद पैसे देने का कहा और कहा कि अगर तुम ये काम कर दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। एक तो मेरे अंदर जज्बा भी था, दूसरी बात मुझे अच्छे पैसे इसके अवज़ दिए जा रहे थे। तो मैंने ना सिर्फ हामी भरी बल्कि अपने वालिदैन को राज़ी किया कि मैं इंशाल्लाह रात के 8-9 बजे तक वापस पहुंचने की कोशिश करूंगा। यूँ मैंने जो भी करमू चाचा का सामान था वो सामान लिया और उसको लेके दूसरे गांव के लिए रवाना हो गया। अब अगर आप इस गांव से उस गांव के सफ़र की बात करें तो तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र था। वहाँ जाके किसी ख़ास बंदे को तलाश करना था और तलाश करने के बाद ये सामान उसके हैंड ओवर करना था। उसके बाद मुझे वापस अपने गांव आना था और मेरा ख्याल था कि जब मैं उस गांव जाऊंगा, वहाँ जाके उस शख्स को तलाश करूंगा, तो मुश्किल से 15-20 मिनट में यह सामान डिलीवर करके वापसी के लिए रवाना हो जाऊंगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मैं ये सफ़र करने के बाद उस गांव पहुंचा तो मेरा ख्याल है कि मुझे उस शख्स को तलाश करने में या उस शख्स तक पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे लग गए। यानी कि जब मैं उस गांव से वापस अपने गांव के लिए रवाना हुआ तो 7:30-8 बजे का टाइम था और मेरा ख्याल था कि रात के 11 बजे तक मैं अपने घर वापस पहुंच सकूंगा। रात के 11 बजे पहुंचने से मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। मसला ये था कि जो रास्ते में हवेली आया करती थी, जिस हवेली के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हम लोगों ने बचपन से सुन रखी थी, तो मुझे ये डर था कि कहीं मेरा सामना कहीं इस तरह की चीज़ से ना हो जाए जो मुझे नुकसान पहुंचा सके। खैर, जब मैं वापस निकला तो मेरे पास, जैसे कि उस दौर में अक्सर लोग अपने साथ लालटेन या इस तरह की रोशनी का इंतज़ाम किया करते थे, वैसे ही कुछ रोशनी के लिए लालटेन नुमा चीज़ मौजूद थी और मेरे पास इसके साथ साथ एक स्टिक थी और इसके अलावा कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें मौजूद थीं। आमतौर पे जब भी मैं लंबे सफ़र पे जाया करता था तो लंबे सफ़र पे चने, गुड़ या इस तरह की चीज़ों को अपने साथ रखा करता था। खैर, जब मैं अपने गांव के लिए रवाना हुआ और मैंने सफ़र का आगाज़ किया तो शुरू का जो आधा पौन घंटा था ये खैरियत से गुजर गया और जब मैं मुकम्मल तौर पे इस गांव से निकल के एक ऐसे रास्ते पे आ गया जहाँ पे अतराफ़ में खेती खेत या जंगल नुमा एरिया मौजूद था, तो जब मैं उस एरिया के अंदर एंटर हुआ तो मुझे जंगली जानवरों के रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ ये आवाज़ें बढ़ती चली जा रही थीं और एक वक्त ऐसा आया कि ये जो आवाज़ें थी, कभी कभी ऐसा लगता कि जैसे किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की आवाज़ें हैं। और ऐसे ही था कि जूं जूं मैं आगे बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते मुझे एहसास हो रहा था कि ये जो आवाज़ें हैं सरासर किसी औरत के रोने की या चिल्लाने की आवाज़ें हैं। ऐसा नहीं था कि मैं मुकम्मल तौर पे डरा हुआ था। हाँ, ऐसा ज़रूर था कि मुझे हल्का हल्का सा डर लग रहा था।
इसी रास्ते पे चलते चलते बिला आखिर एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे एक छोटा सा तालाब नुमा एरिया मौजूद है। अब जो ही मैं उस तालाब के करीब पहुंचा तो दूर से ही मुझे एहसास हो रहा था जैसे उस तालाब के किनारे या तो कोई बैठा हुआ है या फिर कोई सफ़ेद सी चीज़ है जो वहाँ पे रख दी गई है। आमतौर पे दिन के औकात में इस तालाब को या इस जगह को नहाने धोने के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो जो मैं उस ऑब्जेक्ट के करीब बढ़ रहा था तो अब मुझे लग रहा था जैसे वहाँ पे उस तालाब के किनारे एक पत्थर के ऊपर कोई औरत बैठी हुई है और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे बैठ के कोई काम कर रही है। इस वीरान और सुनसान जगह पे इस औरत का यहाँ पे मौजूद होना ये बड़े ताज्जुब की बात थी। आमतौर पे गांव के माहौल में इस तरह के दौर में किसी औरत का इतनी रात में बड़ी बेबाकी के साथ वहाँ पे जाना आप कह सकते हैं कि या तो नामुमकिन हुआ करता था और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश भी करे तो इस बात को सरासर बुरा समझा जाता था। बहरहाल जो जो मेरा और उसका जो फासला था वो कम हो रहा था तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मेरी जो लालटेन मेरे पास मौजूद है उसकी रोशनी में उसका चेहरा, उसका वजूद, उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे नज़र आना शुरू हो चुका है। यकीनन उसके चेहरे से या उसकी रंगत से ऐसा लग रहा था कि ये औरत किसी भी तौर गांव की औरत नहीं है। अजीब बात ये थी कि सफ़ेद कलर का जो लिबास उसने पहन रखा था उस लिबास के अंदर उसका जो जिस्म था वो नुमाया तौर पे देखा जा सकता था। बहुत ज़्यादा बेबाकी उसके लिबास के अंदर शामिल थी और किसी भी तौर उस दौर के अंदर किसी औरत का इस तरह से इस तरह के लिबास में यहाँ पे मौजूद होना ये किसी भी तौर नाकाबिले यकीन था। अजीब बात यह थी कि जब मैं उस औरत के करीब बढ़ रहा था तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट मौजूद थी। कभी ऐसा लगता था जैसे शैतानी मुस्कुराहट है और कभी ऐसा लगता था कि ये औरत शरारत के मूड में है। खैर मैं भी क्योंकि ज़ाहिर सी बातें नौजवान था, 10 बातें 10 ख्यालात मेरे जहन में भी मौजूद थे तो मैंने जानबूझ के उससे बात करना या उसको मुखातिब करना बेहतर समझा। मैंने अपनी जो हाथ गाड़ी थी उसको साइड में खड़ा किया और मैं उसके पास जाके उससे बात करने की कोशिश करने लगा। कुछ अजीब तरीके से बेबाक अंदाज में बालों को खोले हुए वो वहाँ पे बैठी हुई थी और जिस शरारती अंदाज में वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी यकीनन ये किसी को भी अपने इश्क में डुबाने के लिए या अपने हुस्न के जाल में फंसाने के लिए काफ़ी हुआ करता है। इसी दौरानी में जब मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी रात में इस जगह इस हुलिये में क्या कर रही हो तो उसने एकदम से कुछ अजीब सी आवाज़ में, जिसे आप पतली सी आवाज़ भी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि नाक से बोलने के अंदाज में उसने मेरा नाम लिया और मुझसे कहने लगी कि तुम बताओ कैसे हो। मैं बड़ा हैरान था कि इस औरत को भला मेरा नाम क्यों कर पता हो सकता है। नहीं इससे पहले मेरी इस औरत से या किसी भी औरत से इस तरह से तन्हाई में मुलाकात हुई थी। ना ही इस औरत के बारे में मैं कुछ जाना करता था और मुझे यकीन था कि इससे पहले इस औरत ने भी ना ही मुझे कभी देखा होगा, ना ही मेरी फैमिली मेरे नाम के बारे में वो कुछ जाना करती होगी। लेकिन बावजूद इसके कि वो मुझसे नहीं मिली थी और मैं उससे नहीं मिला था, जिस तरह से या जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रही थी ये बहुत ही हैरान कुन मंजर था। कुछ देर के बाद मैंने जब ज़्यादा सोचना शुरू किया और बिला आखिर मैंने उसके ऊपर से नीचे तक गौर करना शुरू किया तो आप यकीन करें कि बालों से लेके आप कह सकते हैं कि उसके घुटनों तक उसका जो हुस्न था वो सरापा आपको मदहोश करने वाला था। लेकिन जो ही मेरी नज़र बिला आखिर उसके पाँव की तरफ पड़ी तो उस औरत के जो पाँव थे वो ना सिर्फ उल्टे थे बल्कि कुछ अजीब तरीके से मुड़े हुए टेढ़े से पाँव थे। जाहिर सी बात है इससे पहले हमने अपने बड़ों से इस तरह की मखलूक़ात के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी, लिहाजा मुझे यकीन हो चला था कि मेरे सामने जो मखलूक मौजूद है इसको चुड़ैल कहा जाता है। अब ये वो पोजीशन थी, ये वो हालत थी जिस हालत से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन था। शदीद सर्दी के आलम में मेरे ऊपर न सिर्फ कपकपी तारी थी बल्कि ऐसा लग रहा था मुसलसल मेरे पसीने छूटते चले जा रहे हैं। एक अजीब कैफियत थी कि मैं लाख चाहने के बावजूद उस जगह से ना ही हिल पा रहा था और ना ही मेरे आसाब, मेरी बॉडी मेरा साथ दे रही थी। अल्लाह अल्लाह करके तकरीबन 30-35 सेकंड तक जब मैं उसके पाँव को मुसलसल देखता चला गया
तो बिलाखिर उसने अपनी उस पतली सी आवाज़ में या नाक से बोलने के अंदाज में मुझे दोबारा से न सिर्फ मेरे नाम से मुखातिब किया, बल्कि कहने लगी कि क्या सिर्फ पाँव को ही देखते रहोगे, हमारे पास नहीं आओगे। आप यकीन करें कि इसके बाद बस मुझे इतना याद है कि आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी आंखों के सामने अंधेरा होना शुरू हो चुका था। जब मेरी आंख खुली तो मेरे अतराफ में मेरे गांव के 4-5 नौजवान मौजूद थे और मेरा ख्याल है कि दोपहर के तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था। ये मोहल्ले के नौजवान या गांव के नौजवान मुझे तलाश करने के लिए अपने गांव से निकले थे और इनका यह कहना था कि काफ़ी कोशिश के बाद बिलाखिर मैं इनको यहाँ पे बेहोशी की हालत में मिला हूँ। बस ये जो सफ़र था, जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक और यादगार सफ़र था, ये रात के औकात में मेरा आखिरी सफ़र था। इस सफ़र के बाद से मैंने हरगिज़ तौबा कर ली थी कि ख़ास तौर पे असर की नमाज के बाद या मगरिब के बाद उस तरफ जाने से न सिर्फ परहेज़ करना है, बल्कि लोगों को भी यकीन दिलाना है या उनको भी मनाना है कि वो उस तरफ जाने से परहेज़ करें।